नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो है ये आपकी सीरीज है। इसमें हम लोगों का टारगेट है कि लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन जो है इसमें कवर किए जाएं और जियोग्राफी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके समक्ष जो है वो प्रस्तुत किए जाएं। तो इस 1000 प्लस जो है सीरीज का ये आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो एट डेट इसको हम लोग पार्ट 1 जो है कंसीडर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो कि पिछले एग्ज़ामों में ये पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ामों में ये पूछे जाएंगे। तो उस दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण कोई प्रश्न बनते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को एक दो बार यदि आप देख लेंगे तो आपको याद ज़रूर हो जाएंगे और आपको आने वाले परीक्षाओं में ये ज़रूर से आपके काम आएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक दोस्तों वो हिकैटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। हिकैटियस का एक बुक था जेस पीरियोडस, इन्होंने एक बुक लिखा था, उसका नाम क्या था? जेस पीरियोडस। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस पुस्तक थी और भूगोल का जनक जो है हिकैटियस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये भी काफ़ी फेमस है दोस्तों। तो जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज एक यूनानी जो है वो यूनानी गणितज्ञ थे और वो खगोलविद भी थे। यूनानी गणितज्ञ और खगोलविद और भूगोलविद भी थे। तो इन्होंने भूगोल यानी कि जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने पृथ्वी की परिधि का लगभग सही माप दिया था और भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित भी किया था। तो इतनी सारी जानकारियां हैं जो आपको जानना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जो पिता है वो फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। किसको? फ्रेडरिक रेटजेल को। फ्रेडरिक रेटजेल जो थे वो विश्व के पहले पूर्ण मानव भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने मानव भूगोल को क्या किया कि एक विज्ञान के रूप में जो है स्थापित किया था। तो इसलिए जो है इनको मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो अलेक्जेंडर वान और हम्बोल्ट ये भी काफ़ी फेमस हैं। इन्हें जो है आधुनिक भूगोल का जो है वो जनक माना जाता है। क्योंकि आधुनिक भूगोल का जनक। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। भूगोल का जनक जो है हिकैटियस को। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इरेटोस्थनीज ने। मानव भूगोल का पिता तो फ्रेडरिक रेटजेल और आधुनिक भूगोल का जो जनक कहा जाता है वो वान और हम्बोल्ट को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। भूगोल का मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला जो विद्वान है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला जो विद्वान है वो है H.H. बैरोज। H.H. बैरोज की एक पुस्तक भी है, उसका नाम है ह्यूमन इकोलॉजी। क्या नाम है? ह्यूमन इकोलॉजी। तो भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में किसने परिभाषित किया? तो H.H. बैरोज ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भू आकृति विज्ञान का जो जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों वो पेशल को कहा जाता है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेशल को कहा जाता है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है
ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा वारेनियस ने कहा था। ऐसा किसने कहा था? वारेनियस ने कहा था। अगला प्रश्न, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो कोपरनिकस को जाता है। किसको? कोपरनिकस। तो कोपरनिकस जो है वो पोलैंड का गणितज्ञ था। पोलैंड का गणितज्ञ था और एक खगोल शास्त्री भी था। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, वो किसने बताया था? कोपरनिकस ने ही बताया था कि सभी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों तरफ जो है घूमते हैं। इससे पहले लोग ये जानते थे कि ये ग्रह है, यानी कि पहले ये मानते थे कि ये हमारी जो सूर्य जो है ग्रहों के चारों तरफ घूमता है, यानी कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। पहले लोग ये मानते थे, लेकिन कोपरनिकस ने ही आकर के बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ग्रह जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। बहुत ही इजी है। अगला प्रश्न देखेंगे। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा कांट महोदय ने कहा था। किसने कहा था? कांट महोदय ने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। अगला प्रश्न, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल इस समय 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह? 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उन छोटे आकाशीय पिंडों को हम लोग उपग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं और ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले को उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति संबंधी नियम प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर ने किया था। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम जो है वो दिए हैं। ठीक है, तीनों नियम आप जो है वो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, google.com पे भी आप सर्च कर सकते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों कि नॉर्वे में जो है अर्धरात्रि के समय भी सूर्य दिखाई देता है और वो 21 जून को दिखाई देता है। और दोस्तों एक फैक्ट हम लोग जानते हैं कि 21 जून को क्या होता है? सूर्य सीधे जो है कहाँ पर चमकता है? सूर्य सीधे कर्क रेखा पर चमकता है। कहाँ पर? सीधे कर्क रेखा पर चमकता है। तो इसी दिन जो है वो नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य भी दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जो जन्मदाता हुआ है वो सूर्य है, क्योंकि सूर्य ही जो है सभी सौर मंडल के सभी पिंडों को, सभी ग्रहों को जो है वो बांधे हुआ है। ठीक है, अगला, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी सूर्य से जब ग्रह अधिकतम दूरी पर होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों अपसौर कहा जाता है। क्या? अपसौर। तो एक चीज़ आप लोग जानिए, अप मतलब क्या होता है? ऊपर। ठीक है, तो अप मतलब ऊपर, और एक ठो होता है उप। तो अप मतलब अगर ऊपर जान गए तो ऊपर मतलब दूर। ठीक है, तो उप मतलब नज़दीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं अगर आपको भूलने में प्रॉब्लम हो रही है तो। और एक होता है दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी। ठीक है,
तो ये तो सूर्य और जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में हम इसको मान लेते हैं, तो इसको जो है अगर हम पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में यानी कि ग्रह और उपग्रह के बीच में भी होता है, वो दोस्तों क्या होता है, अपभू होता है और उपभू होता है। ठीक है, अपभू और उपभू। तो सेम एज चीज़ें जो है इसमें भी दोस्तों है। अप यानी आप जान लीजिए, अप यानी कि ऊपर यानी दूरी पर, तो अप मतलब जैसे यहाँ अपसौर यानी कि दूर वाला, ऐसे यहाँ भी अपभू जो होता है वो दूर वाला होता है और उपभू जो होता है वो नज़दीक वाला होता है। तो इस प्रकार से आप अपसौर, उपसौर, अपभू और उपभू आप इनके बारे में जान सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम और लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर नज़र डालते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अभी आपको बताया गया, ग्रह और सूर्य के बीच जो न्यूनतम दूरी है उसे क्या कहेंगे? उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। ठीक है, तो ये उपसौर हो गया। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं दोस्तों? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं, 89। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, जोवियन ग्रह। तो दोस्तों जैसे कि ये सूर्य है, इसके बाद जो है जो ग्रह होते हैं, पहले बुध होता है, फिर शुक्र होता है और फिर पृथ्वी होती है और फिर क्या होता है? मंगल होता है। ठीक है, इसी मंगल के बाद ही आप एक बेल्ट पाया जाता है। ठीक है, एक बेल्ट पाया जाता है और इसके बाद क्या आता है? बृहस्पति आता है और फिर शनि आता है और फिर क्या आता है? अरुण और वरुण आता है। ठीक है, तो ये जो पट्टी पाई जाती है, इसी पट्टी के अंदर तरफ वाले को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह बोलते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं और इसी पट्टी के बाहर वाले को हम लोग बाह्य ग्रह भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो पट्टी के अंदर वाले सभी ग्रह हैं ये सब छोटे छोटे होते हैं और ये लगभग पृथ्वी के जैसे ही होते हैं, इसलिए इन सारे ग्रहों को क्या कहते हैं? पार्थिव तुल्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। ठीक है, तो इन लोगों को कहते हैं। ऐसे ही इस पट्टी के जो बाहर वाले ग्रह हैं वो उनकी जो आकार होती है, ये कौन सा है? बृहस्पति। वही तो इन ग्रहों का जो आकार है दोस्तों वो किसके समान होता है? लगभग बृहस्पति के समान होता है, इसीलिए बृहस्पति का नाम जोवियन है। तो इसको बृहस्पति तुल्य या जोवियन तुल्य या फिर बाह्य ग्रह, इतने सारे नामों से जानते हैं। तो दोस्तों अब जो है आप लोग जान गए होंगे कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, पृथ्वी तुल्य या पार्थिव तुल्य या फिर बृहस्पति तुल्य या फिर जोवियन तुल्य ग्रह किसे कहते हैं। तो मेन काम इसी पट्टी का है। पट्टी किसके बीच में पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, तो आंतरिक और बाह्य इसी के आधार पर जो है वो बताया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती हैं? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को हम लोग अभिनव तारा कहते हैं। ठीक है, अभिनव तारा। तो इस प्रकार से हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो सूर्य क्या है? एक तारा है। तारा किसे कहते हैं? तारा दोस्तों किसका बना होता है? गैस का बना होता है। और तारों की एक खासियत होती है कि इनके पास स्वयं की क्या होती है? प्रकाश होती है। इनके पास स्वयं की प्रकाश
और स्वयं की ऊष्मा होती है। ठीक है, तो गैसों के बने होते हैं, स्वयं की प्रकाश होती है और स्वयं की ऊष्मा होती है। तो ऐसे पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं? तारा। तो ये सारी चीज़ें किस में मिलती हैं? आपके सूर्य में मिलती हैं। ठीक है, तो सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो नॉर्मली जो है दोस्तों क्या बताया जाता है? 8.3 मिनट। ठीक है, अभी ऑप्शन पर डिपेंड करता है, कई टाइप के ऑप्शन जो है दिए जाते हैं। तो एक तो हो गया 8.3 मिनट, और एक जो ऑप्शन आता है दोस्तों 8 मिनट और 20 सेकेंड, और इससे भी एक और एक्यूरेट आता है, वो आता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तो दोस्तों ये 3 ऑप्शन जो है वो आपके एग्ज़ाम में बनाए जाते हैं। तो इन तीनों में से जो भी आपके ऑप्शन में रहेगा वो आप लगा देंगे। 8.3 मिनट रहेगा तो आप उसको कर देंगे, 8 मिनट 20 सेकेंड तो इसको, और 8 मिनट 16.6 सेकेंड तो आप इसको कर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह वो है वरुण। प्लेटो को तो अब ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है, तो इसको बिल्कुल नहीं नाम देंगे, हम किसको कहेंगे? वरुण को। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो वो है बुध। तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जिनको आप बहुत आराम से जान सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो चंद्रमा की तरह जो कलाएं होती हैं तो बुध में होती हैं, क्योंकि बुध का आकार क्या है? वो बदलता रहता है। बुध का आकार क्या होता है दोस्तों? बदलता रहता है। किसकी तरह? बिल्कुल ही चंद्रमा की तरह। ठीक है, तो कलाएं क्या होती हैं? वही जो आकार बदलता रहता है चंद्रमा, उसी को हम कलाएं कहते हैं। तो ऐसे ही बुध भी करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 88 दिन का समय लेता है, सबसे कम। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे तीव्र ग्रह वो बुध ही है। जो जितना नज़दीक रहेगा उसकी स्पीड उतना ही ज़्यादा रहेगी। ये भी एक केपलर के दूसरे नियम पर जो है दोस्तों वो चीज़ें काम करती हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, रीज़न क्या है? कि इसका जो द्रव्यमान और आकार है वो बिल्कुल ही शुक्र के समान है। ठीक है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान और आकार शुक्र के समान है, इसलिए पृथ्वी को शुक्र का बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो स्टार्टिंग के ही 2 ग्रह हैं वो। तो शुरुआत के 2 ग्रह कौन हैं? बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र के ही कोई उपग्रह नहीं है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा दोनों कहा जाता है। तो अगर भोर का आए तो भोर का, और शाम को आए तो शाम का, ये दोनों कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सुबह भी चमकता है और शाम को भी चमकीला दिखाई पड़ता है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो यूरोपवासी शुक्र ग्रह की जो है वो पूजा देवी के रूप में करते थे। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की उपसौर जो होती है, उपसौर आप लोग जानते ही हैं, अभी हम लोगों ने पीछे जो है
वो चर्चा किया कि अपसौर और उपसौर क्या होते हैं। तो जो अपसौर होता है वो अधिकतम दूरी और जो उपसौर होता है दोस्तों वो न्यूनतम दूरी होता है। तो यानी न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, तो न्यूनतम दूरी कब होती है दोस्तों? जनवरी में होती है, और वो भी किस डेट को? 3 जनवरी को होती है। ठीक है, तो उपसौर 3 जनवरी को होती है। और आप लोग यहीं पे अपसौर भी जान लीजिए, यानी कि जो मैक्सिमम दूरी होती है वो 4 जुलाई को होती है। ठीक है, तो जो उपसौर है यानी कि न्यूनतम दूरी वो 3 जनवरी को होती है, और अधिकतम दूरी जिसे हम अपसौर कहते हैं वो कब होती है? 4 जुलाई को होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया था? तो सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? फ्वेफ ने किया था। ठीक है, किसने? फ्वेफ ने। सियाल में दोस्तों क्या होता है? सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता होती है? निकिल और लोहा जिसे कि हम निफे कहते हैं। तो दोस्तों सियाल होता है, सीमा होता है और निफे होता है। ठीक है, तो सियाल जो है वो परपटी पर पाया जाता है, और जो सीमा होता है अब परपटी में ये महाद्वीपीय परपटी और महासागरीय वाली जो होती है, तो महाद्वीपीय वाले में जो है सियाल पाया जाता है, और महासागरीय वो परपटी होती है उसमें जो है सीमा पाया जाता है। और सीमा मतलब कि सिलिका और मैग्नीशियम, और जो इसका क्रोड होता है दोस्तों उसमें जो है पाया जाता है निफे। तो पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? तो इसमें आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको निफे ही बना दिया है। निफे यानी कि जो है ये क्रोड वाले में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो भूपृष्ठ के किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता आई थिंक यहाँ पर अधिकता होनी चाहिए, तो वो होती है सीमा वाले में। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो वो स्रोत है दोस्तों भूकंप विज्ञान। क्योंकि भूकंप में हम लोग जानते हैं कि 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, पी तरंगे, एफ तरंगे और यल तरंगे। तो इन्हीं के माध्यम से हम जो आंतरिक संरचना है वो पृथ्वी की जान पाते हैं कि कौन सी तरंगें मुड़ गई, कौन सीधी चली गई। ठीक है, और कौन ऐसे धरातल पर हैं। तो इसी के माध्यम से हम जान लेते हैं कि कौन जो है मतलब कि कहाँ पर ठोस है, कहाँ पर द्रव है, कहाँ पर क्या है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है, तो वो है भूकंप विज्ञान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। और पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो 68% जो है वो मेंटल में पाया जाता है। कितना? 68% मेंटल में पाया जाता है। अगला प्रश्न, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो 100 किलोमीटर तक की गहराई तक है। भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों होगा एल्यूमिनियम,
क्योंकि भू प्रपटी में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पहला ऑक्सीजन, फिर सिलिका और फिर एल्यूमिनियम और फिर लोहा। तो यहाँ पर ना ही ऑक्सीजन दिया है, ना ही सिलिका दिया है, इसके बाद एल्यूमिनियम आता है, तो ये दिया है, तो यानी कि एल्यूमिनियम। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो जो महाद्वीपों का विस्तार है वो 29.2% पर महाद्वीपों का विस्तार है, जबकि लगभग 71% भाग पर क्या है? जल है। ठीक है, यानी कि महासागरीय विस्तार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इसमें सिंगापुर, मनीला, जकार्ता, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं इसमें आपके पास। तो जो इसमें से सर्वाधिक निकट है वो है आपका सिंगापुर। ठीक है, भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? नहीं गुजरती है, सॉरी। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो वो है जायरे। ठीक है, तो दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा ये कितने कितने देशों से होकर के गुजरती है, इसके लिए हमने पूरा ट्रिक बनाया हुआ है। तो आप जियोग्राफी ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में जाइए और ये सारे वीडियो आप लोग वहाँ पर पा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है? तो वो 180 डिग्री से होकर के गुजरती है। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच कहाँ पर है? यूके, इंग्लैंड में है ग्रीनविच। तो ग्रीनविच रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है, इसका भी एक ट्रिक जो है वो हमने बनाया हुआ है, उसको भी आप लोग जा कर के देख सकते हैं। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो वो दोस्तों होता है 4 मिनट का अंतर आता है। ठीक है, 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1884 ईस्वी में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक जो है वो चर्चा करते हैं। ये वाला सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर जो है वो चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।